Okay, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video, and we are going to continue with this beautiful chapter of Design Act. And हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइंस. इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल. और ये चैप्टर आज हम लोग ख़त्म कर देंगे. ठीक है, यहाँ तक मैंने होमवर्क दिया था, थोड़ा बहुत होमवर्क दिया था, 3-4 पैराग्राफ दिया था होमवर्क. ठीक है, ये आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं आशा करता हूँ. स्टार्ट करें एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन. अब जब आपके पास डिज़ाइन है तो आपको रजिस्ट्रेशन तो करना होगा, तो उसके लिए अप्लाई कैसे करना है? सिंपल चीज़ें हैं. देखो, हु कैन अप्लाई? सबसे पहले प्रोप्राइटर ऑफ द न्यू और ओरिजिनल डिज़ाइन, जो भी प्रोप्राइटर है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन. दूसरा है एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए. फॉर्मेट हमेशा लिख देना प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म या फिर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. ठीक है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा वो. फिर आता है फाइल एट द पेटेंट ऑफिस. पेटेंट ऑफिस में फाइल होगा एंड प्रिस्क्राइब फी के साथ. अच्छा, क्लास रजिस्टर्ड फॉर अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ आर्टिकल. क्लास ऑफ आर्टिकल यूजली ओनली वन पर एप्लीकेशन. कंट्रोलर डिसाइड इफ क्लास इज डाउटफुल. देखो, मैं तुमको समझाता हूँ. ये जो क्लास हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना, क्लास, ठीक है, ये क्या होता है क्लास, मैं तुमको स्पेसिफिकली यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार. देखो, रजिस्टर्ड फॉर स्पेसिफिक क्लास ऑफ आर्टिकल. व्हेन आई से रजिस्टर्ड फॉर स्पेसिफिक क्लास ऑफ आर्टिकल का मतलब ये होता है कि तुमने जो डिज़ाइन बनाया, ये डिज़ाइन किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट या फिर आर्टिकल कह लो, एक ही चीज़ है, आर्टिकल के ऊपर अप्लाई होगा तुम्हारे डिज़ाइन. ठीक है, उसी का रजिस्ट्रेशन तुम मांग रहे हो. क्लास का मतलब ये होता है कि ये जो प्रोडक्ट एंड आर्टिकल है ना, ये अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड है. ठीक है, पकड़ लो एक क्लास है, इसमें पकड़ लो इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन. ठीक है, फिर हेडफोन्स, ये सारे आ जाते हैं एक पर्टिकुलर क्लास. दूसरा आ जाता है आपका, पकड़ लो दूसरा क्लास, ये अलग क्लास का हो जाएगा. ठीक है, अलग मटेरियल, पकड़ लो वुड, फर्नीचर. ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो ना, तब आपको चूज़ करना होता है कौन से क्लास में आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए. क्योंकि अगर कौन से क्लास में आप रजिस्ट्रेशन चाहिए, ये आपको चूज़ करना होता है. इससे क्या होता है सर? इससे ये होता है कि वो क्लास के जो मटेरियल्स, आर्टिकल्स, प्रोडक्ट तुम बनाते हो, उस प्रोडक्ट में, उस आर्टिकल में तुम अपना डिज़ाइन लगा के बेच सकते हो. ठीक है, वो प्रोटेक्टेड रहेगा हमेशा. कोई भी दूसरा बंदा उस क्लास के प्रोडक्ट के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर डिज़ाइन नहीं लगा सकता, तुम्हारा सेम डिज़ाइन नहीं लगा सकता. क्या ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कि तुमको क्लास के हिसाब से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन लेना होता है, क्लासेस के हिसाब से. ये ब्लैंकेट रजिस्ट्रेशन नहीं होता. ब्लैंकेट रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि हर एक क्लास कवर हो जाए, मतलब हर एक आर्टिकल तुमने डिज़ाइन बनाया, अब तुम चाहे जो कुछ भी बनाओ उसके ऊपर तुम डिज़ाइन लगा सकते हो. ऐसा नहीं होता है. क्लास होता है, क्लास में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ये प्रोडक्ट होता है, इन प्रोडक्ट के ऊपर तुम अपने डिज़ाइंस को लगा सकते हो. ठीक है, पकड़ लो तुमने किसी एक क्लास के अंदर, ये क्लास 1 है, इसके अंदर पकड़ लो तुमने कहा कि मेरा जो मोबाइल फ़ोन है, इसका रजिस्ट्रेशन मेरे को चाहिए, इस क्लास के अंदर मेरा जो डिज़ाइन है इस क्लास के अंदर आ जाना चाहिए, सो दैट मैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर रजिस्ट्रेशन, इस आर्टिकल के ऊपर रजिस्ट्रेशन ले सकूँ एंड उसके ऊपर मैं डिज़ाइन लगा के बेच सकूँ, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, उसी क्लास के अंदर बहुत सारे हैं, जैसे हेडफोन्स है, लैपटॉप्स है. क्या तुम सेम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में तुम बाकी उसी क्लास के अंदर जो प्रोडक्ट है, ठीक है, आर्टिकल्स है, उसके ऊपर भी तुम ले सकते हो रजिस्ट्रेशन? आंसर है यस. लेकिन अगर तुमको वुड फर्नीचर का भी चाहिए, वुड एंड फर्नीचर्स का भी चाहिए, लैपटॉप, मोबाइल एंड हेडफोन का भी चाहिए, तो ये दोनों अलग क्लास के हो जा रहे हैं. ये एक क्लास है, ये दूसरा क्लास है, दोनों अलग अलग क्लासेस है. अलग अलग क्लासेस के अंदर तुमको रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना होता है. ठीक है, अब सुनो क्या लिखा है. रजिस्टर्ड फॉर ए स्पेसिफिक क्लास ऑफ आर्टिकल. कंट्रोलर डिसाइड्स इफ द क्लास इज डाउटफुल और नॉट. ठीक है, कंट्रोलर डिसाइड करता है कि जो क्लास तुमने चूज किया वो सही है या नहीं है. ये कंट्रोलर डिसाइड करेगा, ये कंट्रोलर के ऊपर रहता है. अंडरस्टूड? फिर देखो, कंट्रोलर अगर चाहे तो वो रिफ्यूज, तुमने किसी पर्टिकुलर क्लास को चूज किया, ठीक है, कंट्रोलर कहे कि नहीं, हम इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते, ये कंट्रोलर मना कर सकता है. कंट्रोलर कैन रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन. तो तुम अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में, ये तुम्हारे पास अधिकार है. ठीक है, फिर आता है अबंडनमेंट. एप्लीकेशन डीम्ड अबंडेंट इफ नॉट कंप्लीटेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम.
तुमको एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट होगा, उसके अंदर अंदर तुम्हारा एप्लीकेशन कंप्लीट होना चाहिए पूरा। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग सोचेंगे कि तुमने एप्लीकेशन को अबंडेंट कर दिया। अबंडेंट का मतलब होता है छोड़ दिया, समझ में आ रहा है? तो छोड़ने का मतलब ये हो तो इसको कैंसिल करवा देते लास्ट में, ठीक है। फिर आता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन तुमने अप्लाई किया वही होगा तुम्हारा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इस बात का ध्यान रखना। जिस दिन तुमने अप्लाई किया उसी दिन अगर तुम्हारा एक्सेप्ट हो जाता है एप्लीकेशन, तो उसी दिन जो है हम लोग पकड़ लो, तुमने डेट 2 को अप्लाई किया, डेट 5 में जाके तुम्हारा एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट हो रहा है, तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन डेट कौन सा रहेगा? डेट 2 ही रहेगा, जिस दिन तुमने अप्लाई किया। अच्छा, फिर देखो डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस का वर्क फ्लो है एक, अच्छे से देख लो। सबसे पहले फाइल करेगा एप्लीकेशन, उसके अंदर नंबर एंड डेटिंग होगा, एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन कंट्रोलर करेगा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शंस, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है ना, एप्लीकेंट को कि भैया ऑब्जेक्शन है हमारा, हमको। अंडरस्टूड? इफ नो ऑब्जेक्शन, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्शन आया तो अप्लीकेंट प्रोवाइड्स कंप्लायंस रिस्पॉन्स, ठीक है, अप्लीकेंट को रिस्पॉन्स देना होगा कि हमको तो ये जो है गलत लग रहा है। मैं कौन हूँ? मैं हूँ कंट्रोलर। मैं तुमको कहूँगा कि भैया मेरे को यहाँ पे कुछ दिक्कत ऑब्जेक्शंस है, तुमको अगर कोई सफाई देना है तो आके सफाई दे दो मेरे इन ऑब्जेक्शंस के ऊपर। फिर री एग्जामिनेशन होता है सफाई देने के बाद। फिर इफ कंप्लायंस एक्सेप्टेंस, फिर तो एक्सेप्टेंस हो जाता है। इफ कंटेस्टेड नॉट एक्सेप्टेड, हियरिंग, फिर से हियरिंग होता है, ठीक है, हियरिंग होता है। हियरिंग के बाद अगर रिफ्यूज़ल हो गया, एक्सेप्ट कर लिया तो कर लिया, अगर रिफ्यूज़ल हो गया तो तुम अपील कर सकते हो, ठीक है, अपील कर सकते हो, ठीक है, अपील कर सकते हो। और अगर एक्सेप्ट हो गया तब तो ठीक है, वेविंग, रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शन, जो कंट्रोलर है वो रिमूव कर देगा उसका जो भी ऑब्जेक्शन था, अगर एक्सेप्टेंस हो गया तो एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, रिफ्यूज़ल भी हो सकता है। अगर रिफ्यूज़ल हो गया तो तुम हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट में अप्लाई कर दो। फॉर व्हाट? फॉर एन अपील। अंडरस्टूड? अच्छा, फिर देखो एक्सेप्टेंस जैसे ही हो जाता है फिर नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल जर्नल में नोटिफिकेशन छप जाता है एंड तुमको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। लास्ट में आता है तुम्हारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टू बी रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल। ये तुमको बार बार ये समझाया गया है, जैसे मैंने तुमको समझाया यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन होता है। अंडरस्टूड? किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर तुमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है तुम्हारे डिज़ाइन के ऊपर। अंडरस्टूड? जो भी तुम्हारा डिज़ाइन है। अच्छा, देखो रजिस्ट्रेशन टू बी रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल, ठीक है। अब देखो डिजाइन को ना तुम, डिजाइन जो होता है, देखो डिजाइन जो होता है ना, DESIGN, याद रखना डिजाइन को तुम ट्रेडमार्क के साथ कंफ्यूज मत कर लेना। ट्रेडमार्क अलग चीज होता है, ट्रेडमार्क में भी डिजाइन ही होता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल का ट्रेडमार्क ये है, ठीक है, एक आधा एप्पल। मेटा का ये जीरो वाला साइन है मेटा का, ठीक है। फिर और क्या था, और कितने सारे डिज़ाइन, कितने सारे ट्रेडमार्क है उनके। अंडरस्टूड? टाटा का अलग ट्रेडमार्क है। तो ये ट्रेडमार्क अलग होता है एंड डिज़ाइन अलग होता है। अंडरस्टूड? डिज़ाइन तुमको किसी ना किसी एक आर्टिकल के ऊपर लेना पड़ता है, लेकिन ट्रेडमार्क तुम भैया जो बिजनेस कर रहे हो उसके ऊपर तुम अपना ट्रेडमार्क छपा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है। अच्छा, जैसे कि नाइकी का NIKE ऐसे, ठीक है। फिर तुम्हारा एडिडस का अलग अलग है साइन, कैसे कैसे रहता था मैं भूल गया, ठीक, एडिडस का अलग है। अंडरस्टूड ना? तो ट्रेडमार्क अलग होता है, डिज़ाइन अलग होता है। अंडरस्टूड? डिज़ाइन मैंने जैसे तुमको समझाया, बॉटल का शेप समझ में आ रहा है ना। अब जैसे कि ये बॉटल का शेप, ये जो बॉटल का शेप है, ये जो शेप है, पकड़ लो, ये जो शेप है, ये जो शेप है, ये जो शेप है, फिर ये जो शेप है, ये किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर लग रहा है ना। ये क्या है? ये एक प्रोडक्ट है, इस आर्टिकल के ऊपर डिज़ाइन उसने लगाया है ना, इसके ऊपर डिज़ाइन लगा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अंडरस्टूड? गॉट इट? तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर तुमको डिज़ाइन का प्रोटेक्शन मिलता है। अंडरस्टूड? तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के कि रजिस्ट्रेशन टू बी रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल। पर्टिकुलर आर्टिकल, अगर कोका कोला का बॉटल का डिज़ाइन है तो वो सिर्फ कोका कोला के प्रोडक्ट बॉटल के ऊपर, कोका कोला का जो ड्रिंक है उसी के ऊपर डिज़ाइन जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। अंडरस्टूड ना दोस्तों? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर देखो देखो
रजिस्ट्रेशन अप्लाइज टू आर्टिकल्स विद इन ए प्रिस्क्राइब्ड क्लास, ठीक है। व्हेन अ डिजाइन इज रजिस्टर्ड इट कैन बी यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ आर्टिकल, ठीक है। कंट्रोलर डिसाइड्स ऑन क्लास इज फाइनल, मतलब स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट जो है ये कंट्रोलर डिसाइड करता है। अब जैसे क्लास का मैंने तुमको समझाया कि प्रोडक्ट वन, एक क्लास के अंदर प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री तीनों आ सकता है। सेम क्लास सिंगल एप्लीकेशन तुम दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन क्लास अगर अलग है, क्लास इज डिफरेंट, तो सेपरेट तुमको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म तुमको सबमिट करना होता है। इफ़ अ प्रोप्राइटर रजिस्टर्स अ डिज़ाइन, ये थर्ड वाला पॉइंट है। इफ़ अ प्रोप्राइटर रजिस्टर्स अ डिज़ाइन फॉर वन आर्टिकल दे कैन अप्लाई टू रजिस्टर द सेम डिज़ाइन फॉर अदर आर्टिकल्स इन द सेम क्लास विदाउट रिफ्यूजल इनवैलिडेशन बेस्ड ओनली ऑन द प्रायर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और एप्लीकेशन टू द फर्स्ट आर्टिकल, मतलब सिंपल ये है कि तुम अगर पहले आर्टिकल जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि इस क्लास के अंदर तुम रजिस्ट्रेशन ले रहे थे, तो तुमने इस प्रोडक्ट के लिए, इस आर्टिकल के लिए तुमने क्या किया बताओ, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। अब उसी क्लास के अंदर अगर दूसरा प्रोडक्ट भी है, इसके लिए भी तुम अप्लाई कर सकते हो सेम एप्लीकेशन फॉर्म में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसका रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पहला जो है ना, ये पहला जो प्रोडक्ट था, ये जो है पहला प्रोडक्ट जो है ये एक्सेप्ट हो चुका है, तो सेम क्लास के अंदर दूसरा प्रोडक्ट है, इसमें भी एक्सेप्टेंस हो ही जाता है, ज़्यादा यहाँ पे झमेला नहीं होता है। लेकिन अगर तुम क्लास चेंज करना चाहते हो ना, अलग प्रोडक्ट में तुम लगाना चाहते हो, अलग आर्टिकल में तुम लगाना चाहते हो, तो अलग से तुमको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना होता है। क्या ये समझ में आ चुका है? ओके, ये हो चुका है, ठीक है। पॉइंट 3 लास्ट में आता है पॉइंट 4। अब ये पॉइंट 4 क्या कहता है? पॉइंट 4 कहता है कि देखो सिंपल चीज़ है कि अगर पकड़ लो, अगर तुमने एप्लीकेशन दिया, अगर तुमने, ये एक इंसान है, ये एप्लीकेशन दिया किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या रजिस्ट्रेशन फॉर अ डिज़ाइन, उसके लिए उसने अप्लाई किया। एप्लीकेशन भी पेंडिंग है, एप्लीकेशन फाइनल हुआ नहीं है। अब जैसे एप्लीकेशन पेंडिंग चल रहा है, उसको डिज़ाइन का, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं मिला है, पेंडिंग चल रहा है, अभी प्रोसेस चल रहा है। उस टाइम ड्यूरेशन में ना उसने क्या किया, किसी दूसरे इंसान का रजिस्टर्ड डिज़ाइन, इसके पास रजिस्टर्ड डिज़ाइन था, ये अक्वायर कर लिया। इसने क्या कर लिया? अक्वायर कर लिया, CQUIRE, अक्वायर कर लिया। अब ये जो बंदा है, ये अभी ये जो रजिस्टर्ड डिज़ाइन जो ये इस इंसान के पास था, इसका मालिक ये हो चुका है क्योंकि इसने अक्वायर कर लिया है, ठीक है। और इसी बंदे का कोई दूसरा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग चल रहा है। क्या चल रहा है? पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक प्रोविजन है, कवर सिचुएशन वेयर एन एप्लीकेंट लेटर एक्वायर्स ओनरशिप ऑफ ए सिमिलर प्रीवियसली रजिस्टर्ड डिजाइन बाय समवन एल्स व्हाइल देयर एप्लीकेशन इज पेंडिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है? उनका एप्लीकेशन पेंडिंग है और उसने क्या किया, सिमिलर एक डिज़ाइन जो है किसी दूसरे इंसान से उसने अक्वायर कर लिया और ये रजिस्टर्ड डिज़ाइन था। क्या ये समझ में आ रहा है? इससे रिलेटेड प्रोविजंस भी है, यही बताया जा रहा है कि देखो कवर सिचुएशंस, मतलब ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 6, ये कवर करता है वो सिचुएशंस जिन सिचुएशन में इस प्रकार का कोई कंडीशन आ जाए। क्योंकि देखो इसका एप्लीकेशन पेंडिंग है, लेकिन इसने सिमिलर डिज़ाइन जो है ना अक्वायर कर लिया, किसी दूसरे रजिस्टर्ड डिज़ाइन से ले लिया उसने। तो इससे रिलेटेड, सो दैट इस डिज़ाइन का जो मालिक है यही बन चुका है, अब इसने अक्वायर कर लिया, अब ये जो डिज़ाइन है ये अलग ट्रीट होगा, ये एप्लीकेशन अलग ट्रीट होना चाहिए, इससे रिलेटेड प्रोविजंस लिखा है। अब वो प्रोविजंस क्या है वो आपके यहाँ पे नहीं है, वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है कि वो प्रोविजंस भी कवर हो जाते हैं अंडर दिस सेक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, ये थोड़ा उच्च लेवल के प्रोविजंस है जो बहुत सारे लोग जो है स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छे से समझ जाओ ये सारे प्रोविजंस को। अंडरस्टूड? क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स चाहिए होता है सर फॉर अ रजिस्टर्ड डिज़ाइन या फिर फॉर डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन? न्यू ओरिजिनल होना चाहिए, रिलेट्स टू आर्टिकल का फीचर होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, आई से देख के पता चलना चाहिए, आई अपील होना चाहिए, मतलब देख के डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। नॉट एक्सक्लूडेड, नॉट ए मेयर मैकेनिकल डिज़ाइन। अब जो कौन से वो डिज़ाइंस है जो एक्सक्लूडेड है वो तो हम लोगों ने देख रखे हैं, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? अच्छा, पोस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एंड इफेक्ट होता क्या है रजिस्ट्रेशन के बाद? पब्लिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स, कंट्रोलर क्या करता है, पब्लिश करता है डिटेल ऑफ द रजिस्टर्ड डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइन बिकम्स ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। अब जैसे ही
कंट्रोलर को रजिस्ट्रेशन के लिए मिला डिज़ाइन, वो तो पब्लिक को बताएगा ना कि भैया हमने ये डिज़ाइन के एप्लीकेशन के लिए जो है ये ऐसा रिसीव किया है, आप लोग देखो अगर ये चोरी का डिज़ाइन है या फिर इन्हीं का है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें बता सकते हो। अंडरस्टूड। तो इस प्रकार से एक पब्लिक नोटिफिकेशन दे देता है कौन? कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर एक पब्लिक नोटिफिकेशन दे देता है। फिर देखो सब्सटीट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट। सब्सटीट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट का मतलब ये होता है, कभी कभार क्या होता है ना कि जो बंदा अप्लाई करता है, अप्लाई किया, ये एप्लीकेंट ही चेंज हो जाता है, ये बंदा ही चेंज हो जाता है, कोई दूसरा आ जाता है फिर। ठीक है, क्या ये स्विच हो सकता है? क्या ये सब्सटीट्यूट हो सकता है? इस बंदे को रिमूव करके ये नया बंदा आ जाना एप्लीकेशन के दौरान, क्या ये पॉसिबल है? आंसर है यस। देखो, पॉसिबल बिफोर रजिस्ट्रेशन इफ क्लेम अराइजेस फ्रॉम असाइनमेंट, रिटन एग्रीमेंट और ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो 3 प्रोसीजर है, असाइनमेंट, रिटन एग्रीमेंट और ऑपरेशन ऑफ लॉ। असाइनमेंट का मतलब होता है कि इसी बंदे ने इसको असाइन कर दिया कि बोला जा तू एज एन एप्लीकेंट अपने नाम पे रजिस्टर कर ले। दूसरा ये हो सकता है कि उन दोनों के बीच में कोई रिटन एग्रीमेंट हुआ होगा जिसके कारण स्विच हो रहा है। ठीक है, जो एप्लीकेंट है वो स्विच हो रहा है। तीसरा है ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ ने बताया, पकड़ लो कोर्ट का कोई डिसीजन आ गया वगैरह वगैरह। तो इस सिचुएशन में, इन 3 सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन पॉसिबल बिफोर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने से पहले। अंडरस्टूड। रिक्वायर्स फॉर्म टू एप्लीकेंट एंड कंट्रोलर सेटिस्फैक्शन। कंट्रोलर अगर सेटिस्फाई हो जाए तब ठीक है, कंट्रोलर को दिक्कत है तो दिक्कत है। कंसेंट नीडेड फ्रॉम द अदर जॉइंट एप्लीकेंट। अगर जॉइंट एप्लीकेशन है, जॉइंट एप्लीकेशन का मतलब दो इंसान मिला के जो है एक डिज़ाइन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये इंसान ए चाहता है कि इसको रिप्लेस करके कोई दूसरा इंसान सी आ जाए। ठीक है, तो ये करने से पहले इनका जो जॉइंट होल्डर है ना, ये जो बी, इनसे परमिशन लेना होगा। ठीक है, ए क्या करेगा? बी से परमिशन लेगा कि भैया मेरे को रिप्लेस करके सी को लेकर आ जाओ। ठीक है, तो कंसेंट नीडेड फ्रॉम अदर जॉइंट एप्लीकेंट्स। अगर जॉइंट एप्लीकेंट्स है तो अगर तुम स्विच करना चाहते हो तो तुम अपने जॉइंट पार्टनर जो है उससे परमिशन ले लो कि भैया मैं स्विच करना चाहता हूँ किसी दूसरे इंसान के साथ। ठीक है, फिर देखो प्रोसीजर एग्जिस्ट फॉर डेथ ऑफ जॉइंट एप्लीकेंट एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन देम। अगर पकड़ लो डेथ हो गया किसी जॉइंट एप्लीकेशन का, अब उसको चेंज करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा आ रहा है, या फिर किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो गया, उसको इसलिए रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा बंदा आ रहा है, तो ये भी प्रोसीजर इंक्लूडेड है यहीं पे। ठीक है, प्रोसीजर एग्जिस्ट फॉर डेथ ऑफ जॉइंट एप्लीकेंट्स एंड डिस्प्यूट बिटवीन देम। क्या है समझ में आ रहा है? इन सारे सिचुएशन पे भी आपको प्रोसीजर्स मिल जाएंगे इस सेक्शन के अंदर। बस इतना ही बताया। ठीक है, अच्छा, फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कंट्रोलर ग्रांट्स अ सर्टिफिकेट टू द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन? वो बंदा जो अप्लाई करता है, द ओनर है ना। कॉपीज कैन बी फर्निश्ड इफ द ओरिजिनल लॉस्ट। अगर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लूज कर लो, तुमने खो दिया, तो आप कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आता है रजिस्टर ऑफ डिजाइंस। अ रजिस्टर मेंटेन्ड एट द पेटेंट ऑफिस कैन बी इलेक्ट्रॉनिक, contains name, address, proprietors, notifications of assignment, transmission, etc. is prima facie evidence of matters registered therein। ये एक एविडेंस रहता है कि आपने अपना डिज़ाइन रजिस्टर किया है वहाँ पे। क्या है समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा इजी हो रहा है। फिर देखो दोस्तों, जो आता है वो है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इक्वल्स टू कॉपीराइट। इसका मतलब क्या होता है? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इक्वल्स टू कॉपीराइट। देखो, रजिस्ट्रेशन ग्रांट्स द प्रोपराइटर कॉपीराइट इन द डिज़ाइन फॉर द रजिस्टर्ड पीरियड। उसको एक कॉपीराइट भी मिल जाता है कि उसका डिज़ाइन कोई दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता। ठीक है, कॉपीराइट हियर मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट टू अप्लाई द डिज़ाइन टू एनी आर्टिकल इन द क्लास इट इज रजिस्टर्ड फॉर, है ना, उसके पास एक राइट मिल जाता है। अच्छा, कॉपीराइट होता क्या है? कॉपीराइट यही होता है कि उसका डिज़ाइन जो है, उसका जो भी उसने लिखा है, बनाया है, वो कोई दूसरा बंदा कॉपी नहीं कर सकता, है ना। तो तुमने डिज़ाइन के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया तो तुमको एक प्रकार का कॉपीराइट का भी अधिकार मिल जाता है कि तुम्हारा जो डिज़ाइन है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। कॉपीराइट का ड्यूरेशन 10 साल होगा, एक्सटेंड हो सकता है, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए सेकेंड पीरियड ऑफ 5 years, टोटल 15 years। एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन मस्ट बी मेड बिफोर द इनिशियल 10 year एक्सपायर्स। 10 साल एक्सपायर होने से पहले तुमको अप्लाई करना होता है कि और 5 साल एक्सटेंड कर दो। उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड फी तुमको पे करना होता है, सिंपल चीज़ है। ये तुमको रीड करना है घर में बैठ के। कॉपीराइट एक्ट एंड डिज़ाइन एक्ट में क्या डिफरेंस है? ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है, बच्चों वाला चीज़ है। थोड़ा बहुत तुमको भी मैं दिमाग खटाने के लिए बोलूँगा, तुम अपना दिमाग यूज़ करोगे तब जाके कुछ सीख पाओगे, है ना।
तो कॉपीराइट एक्ट वर्सेस डिज़ाइन एक्ट ओवरलैप कैसे होता है और ये तुमको समझ लेना है, ठीक है। देखो, क्या तुम्हारे डिजाइन्स का रिस्टोरेशन एंड कैंसिलेशन हो सकता है? आंसर है यस। रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स डिजाइन, जो डिजाइन लैप्स हो जाता है। इफ रजिस्ट्रेशन सीज ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एक्सटेंशन फी तुमने नहीं पे किया, 10 साल गुजर चुका है, 10 साल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और तुमको 5 साल के लिए चाहिए था एक्स्ट्रा, लेकिन तुम 10 साल हो चुका है, तुमको 10 साल कंप्लीट होने से पहले एक्सटेंशन के लिए तुमको अप्लाई करना था, लेकिन तुमने नहीं किया, तो क्या हो सकता है यहाँ पे? प्रोप्राइटर कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट इट इज सीज्ड, फ्रॉम डेट इट इज सीज, मतलब 10 साल जैसे एक्सपायर हो गया उसके 1 साल के अंदर अंदर तुमको अप्लाई करना होता है। रिक्वायर्स एप्लीकेशन एक्सप्लेनिंग द फेलियर, वेरिफिकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है, तो तुमको बताना होगा कि तुम क्यों फेल हो गए। तुमको 10 साल पहले ही, 10 साल कंप्लीट होने से पहले ही तुमको एक्सटेंशन मांगना चाहिए था, लेकिन तुमने ये जो एक्सटेंशन है ये तुम नहीं मांगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि क्यों नहीं मांगा 10 साल कंप्लीट होने से पहले, ये भी तुमको बताना पड़ेगा। वेरिफिकेशन होगा एंड देन पेमेंट ऑफ फीस। क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है? आंसर है यस, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकते हैं दोस्तों। अगर द डिज़ाइन वॉज प्रीवियसली रजिस्टर्ड इन इंडिया, इट वॉज पब्लिश्ड इन इंडिया, नॉट न्यू, नॉट ओरिजिनल, नॉट रजिस्टरेबल, नॉट अ डिज़ाइन, तो कैंसिलेशन हो सकता है। अच्छा, पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिज़ाइन, ये अनलॉफुल है, याद रखना हम हमेशा, ठीक है। बस इतना ही याद रखो तुम, पायरेसी में और कुछ नहीं याद रखना है, ये अनलॉफुल है, ठीक है। जब तक इसके पास टाइम लिमिट है 10 + 5 साल है, तब तक तुम तो इसको कॉपी कर नहीं सकते, राइट। इट इज़ अनलॉफुल ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉपीराइट इन अ डिज़ाइन फॉर एनी पर्सन टू डू द फॉलोइंग विदाउट लाइसेंस और रिटन कंसेंट। पहला, अप्लाई द डिज़ाइन, ऑब्वियसली नहीं कर सकते तुम। दूसरा है, डू एनीथिंग टू एनेबल द डिज़ाइन टू बी अप्लाइड एज अबव, मतलब सिंपल चीज़ है कि तुम ये डिज़ाइन को अप्लाई कर रहे हो कहीं ना कहीं पे। इम्पोर्ट एनी सच आर्टिकल फॉर द पर्पज ऑफ सेल, पब्लिश और एक्सपोज फॉर सेल एनी आर्टिकल इन द रजिस्टर्ड क्लास, तो ये सब मना है, अंडरस्टूड। पायरेसी करना मना है। अच्छा, यहाँ पे ना तुमको याद रखना है, डिजाइन टू बाइंड गवर्नमेंट, मतलब रजिस्टर्ड डिजाइन हैव द सेम इफेक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एज अगेंस्ट एनी पर्सन। गवर्नमेंट कूद के नहीं कह सकता कि भैया हम तो गवर्नमेंट है, हम तुम्हारा डिज़ाइन यूज़ करेंगे, नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर भी अप्लाई होता है। इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन, एग्जिबिटिंग अ डिज़ाइन at a notified exhibition or publishing its description during after will not prevent or invalidate registration, ठीक है। एग्जीबिशन के से देखो होता ये है कि अगर तुम्हारा डिज़ाइन कहीं और पे पब्लिश्ड ऑलरेडी हो चुका है तो तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया दिया जा सकता है, समझ में आ रहा है, तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर एग्जिबिट कर रहे हो तुम, जो कि अलाउड है, एट अ नोटिफाइड एग्जीबिशन, मतलब कहाँ कहाँ पे तुम एग्जिबिट कर सकते हो अपने डिज़ाइन को, ये बात है। एग्जीबिशन पे अलाउड है, एग्जीबिशन तुम कर सकते हो एंड फिर भी तुमको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। The exhibitor gives the controller prior notice. The application for registration is made within 6 months from the date of first exhibition or publication. तो सिंपल चीज़ है, the application for registration made within 6 months from the date of first exhibition or publication. Exhibition हुआ, publication हुआ, 6 महीने के अंदर अंदर you have given the application for registration, ठीक है। करेक्ट। अच्छा, अपील हो सकता है, ऑब्वियसली हाई कोर्ट में अपील हो सकता है। 3 महीने, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द कंट्रोलर का ऑर्डर। बस इतना याद रखो, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर रहता है वो फाइनल रहता है, डिसीजन इज फाइनल। ये लेसन राउंड अप है, इसको रीड कर लेना है और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जाएंगे बहुत जल्द। आई होप कि ये डिज़ाइन तुमको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसी के साथ ना हम लोगों ने क्या किया पता है तुमको, मैं एक चीज़ समझाता हूँ दोस्तों, मजाक नहीं है दोस्तों। हम लोगों ने जो पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जितने सारे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट सब कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। डिज़ाइन, फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स सब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे तुमको मैंने कम से कम 40 मार्क करवा दिया ऑलरेडी, 40 मार्क्स प्लस करवा दिया है, अंडरस्टूड। अब तो इसके ऊपर एक टेस्ट होना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि जब तक तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, जब तक यू आर नॉट अंडर द वाटर यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू नो डीप यू आर इन, यू आर हाउ मच ट्रबल यू आर इन, अंडरस्टूड। सो इसलिए मैं कहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं ज़रूर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो,
20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो एंड सारे टेस्ट देते रहो। चैप्टर वाइज टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ज़रूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दिस मंथ, अंडरस्टूड। एंड हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द अदर चैप्टर्स ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। SLCM जो कि हमारा CMSL बन चुका है, वो भी हम लोग कंटिन्यू करने वाले। अब ज़्यादा थोड़ा फोकस वहाँ पे देंगे कि वहाँ पे चैप्टर्स कम कंप्लीट हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं दोस्तों। ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।